सभी को नमस्ते। बीएससी पार्ट सेकंड के प्रथम प्रश्न पत्र ऊष्मागतिकी में अपना जो चैप्टर है ऊष्मागतिकी के नियम ये चल रहा है। पिछली कक्षा में हमने इस चैप्टर से शून्यांकी नियम, विभिन्न प्रक्रम और किसी निकाय द्वारा किया गया कार्य एवं निकाय पर किया गया कार्य इन प्रकरणों पर बात की थी। आज हमारा मुख्य जो प्रकरण है वो रहेगा ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। इससे पहले हम आंतरिक ऊर्जा, एंट्रोपी के बारे में चर्चा करेंगे, फिर ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के बारे में चर्चा करेंगे और उसके बाद ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के अनुप्रयोग के बारे में चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं आंतरिक ऊर्जा। आज का जो टॉपिक है ये टॉपिक लगभग थ्योरेटिकल है और आसान थ्योरी है। तो अपन शुरुआत करते हैं आंतरिक ऊर्जा। तो किसी पदार्थ की आंतरिक ऊर्जा उस पदार्थ की आंतरिक गतिज ऊर्जा एवं आंतरिक स्थितिज ऊर्जा के योग के बराबर होती है। आंतरिक ऊर्जा को यू से प्रदर्शित करते हैं एवं इसका जो मात्रक है वो जूल होता है। आंतरिक ऊर्जा से तात्पर्य किसी निकाय में निहित ऊर्जा होती है। किसी आदर्श गैस के संपूर्ण आंतरिक ऊर्जा जो है वो उसकी गतिज ऊर्जा ही होती है, जो केवल आदर्श गैस के ताप पर निर्भर करती है। अर्थात आदर्श गैस के लिए आपके आंतरिक स्थितिज ऊर्जा का कोई रोल नहीं होता है एवं आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा बढ़ती है तो आदर्श गैस का ताप बढ़ता है और आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा घटती है तो इसका ताप घटता है। किसी निकाय को दी गई ऊष्मा का कुछ भाग निकाय के आयतन में वृद्धि करने के काम आ जाता है एवं शेष भाग जो है वो निकाय की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि के काम आता है। यदि निकाय को दी गई ऊष्मा डेल क्यू हो एवं इससे निकाय के आयतन में वृद्धि डेल वी हो तो इस आयतन वृद्धि को करने में किए गए कार्य में जो वे ऊर्जा होगी वो ऊर्जा W बराबर P डेल वी होगी। तो इस प्रकार आंतरिक ऊर्जा में जो परिवर्तन होगा वो डेल U बराबर डेल Q माइनस W का मान रख देते हैं तो डेल U बराबर डेल Q माइनस P डेल V होगा। किसी निकाय की आंतरिक ऊर्जा का जो मान है वह निकाय की ऊष्मागतिकी अवस्था पर निर्भर करता है। अर्थात आंतरिक ऊर्जा जो है वो निकाय की अवस्था का अभिलाक्षणिक गुण है एवं आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन निकाय की प्रारंभिक एवं अंतिम अवस्था पर निर्भर करता है, प्रक्रम के पथ पर निर्भर नहीं करता है। अतः आंतरिक ऊर्जा किसी निकाय की अवस्था का अद्वितीय फलन है। अब आंतरिक ऊर्जा से संबंधित दो महत्वपूर्ण आपके पॉइंट है। पहला पॉइंट है चक्रीय प्रक्रम में किसी निकाय की आंतरिक ऊर्जा में जो परिवर्तन होता है वो शून्य होता है। अर्थात चक्रीय प्रक्रम के लिए डेल U बराबर 0। और दूसरा जो बिंदु है वह है आंतरिक ऊर्जा में यदि वृद्धि होती है तो इसे हम धनात्मक मानते हैं और यदि आंतरिक ऊर्जा में कमी होती है तो इसे हम ऋणात्मक मानते हैं। अर्थात आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि होगी तो डेल U पॉजिटिव ले लेंगे और आंतरिक ऊर्जा में कमी है तो डेल U नेगेटिव ले लेंगे। अब अपना नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है एंट्रोपी। तो एंट्रोपी जो है वो ऊष्मागतिकी का या ऊष्मागति का ऊष्मीय जड़त्व है। यहाँ जड़त्व है शब्द अपने मैकेनिक्स से आया है। मैकेनिक्स में न्यूटन के गति के प्रथम नियम में आया था, वहाँ से है। तो एंट्रोपी जो है वो ऊष्मागतिकी का ऊष्मीय जड़त्व है। यह उत्क्रमणीय रुद्धोष्म प्रक्रम में नियत रहती है। एंट्रोपी जो है आपकी उत्क्रमणीय रुद्धोष्म प्रक्रम में नियत रहती है। एंट्रोपी को हम कैपिटल S से व्यक्त करते हैं। यदि एक रुद्धोष्म वक्र से दूसरे रुद्धोष्म वक्र तक
T ताप पर समतापी प्रक्रम द्वारा जाने में ऊष्मा का जो आदान प्रदान होता है वो डेल क्यू हो, तो इस प्रक्रम में एंट्रोपी में जो परिवर्तन होगा वो डेल एस बराबर डेल क्यू अपॉन टी होगा। एंट्रोपी में परिवर्तन का मात्रक जूल पर केल्विन होगा। तो एंट्रोपी जो है वो पदार्थ की अवस्था का अद्वितीय फलन होती है। इसका मतलब है कि दो रुद्धोष्म वक्रों के बीच एंट्रोपी में जो परिवर्तन होता है वो पथ पर निर्भर नहीं करता है, बल्कि प्रारंभिक और अंतिम अवस्था पर निर्भर करता है। अब अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है आज का वो आता है ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। इस नियम के अनुसार किसी निकाय को दी गई ऊष्मा dq का जो कुछ भाग है वो निकाय की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि करने के काम आता है, और शेष भाग जो है वो निकाय द्वारा कार्य करने में व्यय हो जाता है। अर्थात हम किसी निकाय को जो ऊष्मा देते हैं वो ऊष्मा दो भागों में परिवर्तित हो जाती है। पहला भाग जो है वो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन के काम आता है, और दूसरा भाग जो है वो किए गए कार्य के बराबर होता है। तो dq बराबर du प्लस dw। ऊष्मागतिकी का जो प्रथम नियम है यह ऊर्जा संरक्षण के नियम का ही एक रूप है। समीकरण 1 जो है ये ऊष्मागतिकी के नियम के गणितीय रूप को दर्शाती है, जिसमें हमारे पास तीन राशियां हैं dq, du और dw। इन राशियों के लिए भी महत्वपूर्ण बात जो आपको समझनी है वो है कि यदि हम निकाय को ऊष्मा देते हैं तो dq जो है वो धनात्मक होगी, और यदि निकाय से ऊष्मा लेते हैं तो dq जो है वो ऋणात्मक होगी। यदि निकाय की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि होती है तो ये du जो है वो धनात्मक होगी, और यदि निकाय की आंतरिक ऊर्जा में कमी होती है तो du जो है ऋणात्मक होती है। निकाय द्वारा कार्य किया जाता है तो dw धनात्मक होगा, और निकाय पर कार्य किया जाता है तो dw जो है वो ऋणात्मक होगा। अब यहाँ आपके प्रथम समीकरण में जो तीनों राशियाँ हैं dq, du और dw, इन तीनों राशियों के जो मात्रक हैं वो एक ही हैं, जूल या कैलोरी लेते हैं। तीनों का एक ही मात्रक लेते हैं, या तो जूल लेते हैं या कैलोरी लेते हैं। एक अन्य महत्वपूर्ण बात है कि आंतरिक ऊर्जा जो है वो भी ऊष्मागतिकी की राशि है। जैसे pvT दाब, ताप और आयतन है, वैसे ही आंतरिक ऊर्जा भी ऊष्मागतिकी की राशि है, और यह निकाय की अवस्था पर निर्भर करती है। अब आपके ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के उपयोग हैं। अभी अपन ने जो ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम पढ़ा है इसके उपयोग हैं। तो पहला जो उपयोग है वो चक्रीय प्रक्रम के लिए है कि चक्रीय प्रक्रम क्या होता है। चक्रीय प्रक्रम की परिभाषा हमने पिछले लेक्चर में पढ़ी थी। यहाँ और बात कर लेते हैं कि जब एक प्रक्रम कोई निकाय है वो एक बिंदु से चलकर विभिन्न अवस्थाओं से गुजरता हुआ पुनः उसी बिंदु तक आ जाता है तो यह प्रक्रम जो है वो चक्रीय प्रक्रम कहलाता है। तो जब चक्रीय प्रक्रम में निकाय अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाता है तो निकाय की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन जो होता है वो शून्य होता है। तो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन शून्य होगा तो du का मान शून्य हो जाएगा। इसलिए हमने जो ऊष्मागतिकी की प्रथम समीकरण पढ़ी थी dq बराबर du प्लस dw, यहाँ du का मान शून्य रख देंगे तो dq का जो मान हो गया वो 0 प्लस dw होगा, यानी dq बराबर dw। अर्थात चक्रीय प्रक्रम में किसी निकाय को दी गई ऊष्मा जो है वो निकाय द्वारा किए गए कुल कार्य के बराबर हो जाएगी। ये ऊष्मा जो है वो किए गए कार्य के बराबर हो जाएगी, du का मान शून्य हो जाएगा। दूसरा अपना प्रक्रम आता है समतापी प्रक्रम। तो समतापी प्रक्रम में निकाय का ताप नियत रहता है, इसीलिए उसे समतापी प्रक्रम कहते हैं। और हम जानते हैं कि आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा केवल ताप पर निर्भर करती है। तो जब ताप नियत रहेगा तो ताप में परिवर्तन नहीं होगा, और ताप में परिवर्तन नहीं होगा तो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन नहीं होगा। आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन नहीं होगा तो du का मान 0 हो जाएगा। तो वही पहले समीकरण से सेम कंडीशन जो यहाँ मिली थी वो यहाँ मिल गई। आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन 0 हो गया तो dq बराबर 0 प्लस dw हो गया, dq बराबर dw, समीकरण 3। अर्थात आदर्श गैस के समतापी प्रसार में गैस द्वारा जो ऊष्मा ली जाती है
वो गैस द्वारा किए गए कार्य के बराबर होती है। नेक्स्ट आपका आता है रुद्धोष्म प्रक्रम। रुद्धोष्म प्रक्रम में निकाय से न तो ऊष्मा बाहर निकल सकती है और न ही निकाय में आ सकती है। अतः रुद्धोष्म प्रक्रम के लिए dq का जो मान होता है वो आपका 0 होता है। तो वही ऊष्मागतिकी की समीकरण अपन काम में लेंगे। dq का मान 0 हो जाएगा तो 0 बराबर du प्लस dw। तो यहाँ से आपका dw आ गया माइनस का du, यानी किया गया कार्य जो है वो निकाय की आंतरिक ऊर्जा में कमी के बराबर हो गया। यहाँ भी आपकी दो चीज़ है कि या तो रुद्धोष्म प्रसार होगा या रुद्धोष्म संपीड़न होगा। तो यदि रुद्धोष्म प्रसार हो रहा है तो निकाय द्वारा किया गया कार्य निकाय की आंतरिक ऊर्जा में कमी के बराबर आ जाएगा, और यदि रुद्धोष्म संपीड़न हो रहा है तो निकाय द्वारा किया गया कार्य निकाय की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि के बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका आता है समायतनिक प्रक्रम। समायतनिक प्रक्रम में निकाय का जो आयतन है वो नियत रहता है। तो जब आयतन नियत रहेगा तो आयतन में परिवर्तन dV बराबर 0 हो जाएगा। dV बराबर 0 हो गया तो dW बराबर P dV 0 हो गया। तो dW का मान 0 कर दिया वही समीकरण 1 में। तो dQ बराबर du प्लस 0, तो dQ का मान आ गया du, यानी निकाय को दी गई ऊष्मा जो है वो पूर्णतः आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन के काम आ जाएगी। अर्थात समायतनिक प्रक्रम में निकाय को दी गई समस्त ऊष्मा जो है वो निकाय की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि करने में व्यय हो जाती है या काम आती है। अगला जो आपका अनुप्रयोग है वो है समदाबी प्रक्रम। तो समदाबी प्रक्रम के लिए दाब जो है वो नियत रहता है, तो इसके लिए समीकरण में कोई परिवर्तन नहीं होगा। dq बराबर du प्लस dw एज इट इज रह जाएगी, समीकरण में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। नेक्स्ट जो आपका है अनुप्रयोग वो है गुप्त ऊष्मा। तो गुप्त ऊष्मा क्या होती है, पहले अपन गुप्त ऊष्मा की परिभाषा पर चर्चा करते हैं कि जब किसी पदार्थ का एकांक द्रव्यमान बिना ताप में परिवर्तन किए एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदलता है तो उस पदार्थ द्वारा अवशोषित ऊष्मा जो होती है वो गुप्त ऊष्मा कहलाती है। यानी अवस्था पदार्थ का ताप तो नियत रहता है लेकिन अवस्था परिवर्तन हो जाती है। सामान्यतः हम देखते हैं किसी वस्तु को ताप देने पे उसका ताप ऊष्मा देने पे उसका ताप बढ़ता है, लेकिन यदि ताप न बढ़ के पदार्थ की अवस्था परिवर्तित हो जाए तो उस स्थिति में एकांक द्रव्यमान को दी गई ऊष्मा जो है वो गुप्त ऊष्मा कहलाती है। गुप्त ऊष्मा को हम कैपिटल L से व्यक्त करते हैं। यदि किसी पदार्थ की गुप्त ऊष्मा कैपिटल L है तो एकांक द्रव्यमान के लिए अवस्था परिवर्तन में पदार्थ द्वारा जो अवशोषित ऊष्मा होगी वो Q बराबर L हो जाएगी। लेकिन यदि पदार्थ जो है वो नियत दाब पर एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित होता है, अर्थात ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में या द्रव अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तन होता है, तो पदार्थ का जो आयतन है वो बढ़ जाता है और इस स्थिति में आपका L का जो मान है वो Q नहीं रहता है और परिवर्तित होता है। तो इसके बारे में हम देखेंगे कि जब पदार्थ नियत दाब पर ठोस से द्रव अथवा द्रव से गैस अवस्था में परिवर्तित होता है तो इसका आयतन बढ़ जाता है। यदि P दाब पर पदार्थ के एकांक द्रव्यमान का जो प्रारंभिक आयतन है वो V1 है और अवस्था परिवर्तन के बाद आयतन जो है वो V2 है, तो आयतन वृद्धि में किया गया कार्य जो होगा वो कार्य dW बराबर P V2 माइनस V1 हो जाएगा। तो अब अपन ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम पे चलते हैं। dq बराबर du प्लस dw, यहाँ से du का मान dq माइनस dw, du जो है आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन है तो इसको ये अंतिम अवस्था ये प्रारंभिक अवस्था दोनों के अंतर के रूप में लिख दिया। dq का मान अभी अपन ने यहाँ पे किया है q बराबर L, वहाँ ये लिख दिया है, माइनस का माइनस है, dw का मान होता है P dV, तो dV को भी V2 माइनस V1 लिख दिया है। तो इस प्रकार आपके L का जो मान मिल गया वो आ गया U2 माइनस U1 प्लस P V2 माइनस V1। तो ये समीकरण 7 जो है वो अवस्था परिवर्तन के लिए गुप्त ऊष्मा को दर्शाती है। अंतिम जो अपना अनुप्रयोग है वह है विलगित निकाय। ऐसे निकाय जो बाहर से ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं करते हैं और न ही
कोई कार्य करते हैं विलगित निकाय कहलाते हैं। इन निकायों के भीतर होने वाले किसी भी प्रक्रम के लिए dq और dw का मान शून्य होता है। तो ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम में इन दोनों मानों को रखने पे du का मान शून्य प्राप्त हो जाता है। तो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन जो है वो शून्य होगा, अर्थात विलगित निकाय के लिए आंतरिक ऊर्जा जो है वो नियत रहेगी। तो ये आपका ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम था। धन्यवाद।